एक सुरक्षित पक्की नौकरी से सीधा अरबों के खेत तक। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि 2026 के लिए एक ऐसा फाइनेंशियल नक्शा है जो ये साबित करता है कि असली दौलत तयशुदा रास्तों पर चलने से नहीं, बल्कि हिम्मत भरे फैसले लेने से बनती है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हर कोई कभी न कभी खुद से जरूर पूछता है, क्या एक अच्छी तनख्वाह और एक सिक्योर करियर वाकई वो सुकून दे सकता है जिसके लिए हम बने हैं? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, हरीश धनदेव। एक किसान परिवार में पले बढ़े, लेकिन अपनी मेहनत से इंजीनियर बने और फिर साल 2013 में उन्हें जैसलमेर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर की सरकारी नौकरी मिल गई। जरा सोचकर देखिए, एक पक्का करियर, पेंशन की पूरी गारंटी और भविष्य एकदम सुरक्षित। मतलब वो जिंदगी जिसे पाने के लिए लाखों लोग सालों साल मेहनत करते हैं। सब कुछ एकदम सेट था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। हरीश खुद बताते हैं, सिर्फ 2 महीने के अंदर ही मेरा मन बेचैन होने लगा। मुझे ये महसूस हो गया कि मैं एक सेफ लाइफ जीने के लिए बना ही नहीं था। उनके अंदर जो आग थी ना, वो इस सुरक्षित नौकरी की चारदीवारी में कैद नहीं रह सकती थी। और बस इसी बेचैनी ने उन्हें एक ऐसे फैसले की तरफ धकेला जिसे उस वक्त पूरी दुनिया ने पागलपन का नाम दिया। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। जी हां, सही सुना आपने। वो नौकरी जिसके लिए लोग सालों तैयारी करते हैं, उसे हरीश ने सिर्फ 2 महीने में ही अलविदा कह दिया। घर वाले हैरान थे, रिश्तेदारों ने ताने मारे, दोस्त तक हंसे। पूरे शहर में एक ही मजाक चल रहा था, देखो जी, इंजीनियर था अब किसान बन गया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो पहाड़ जैसा दबाव था जिसे हरीश हर रोज झेल रहे थे। और उन्होंने चुना भी क्या? थार रेगिस्तान में अपनी पुश्तैनी जमीन पर वापस लौटना। एक ऐसी जगह जहां पानी की हर एक बूंद कीमती है, जहां खेती का मतलब सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही था। यह फैसला किसी की भी समझ से बिल्कुल बाहर था। सेक्शन 3, रेगिस्तान में सोना, गोल्ड इन द डेजर्ट। लेकिन जहां दुनिया को सिर्फ रेगिस्तान का संघर्ष दिखाई दे रहा था, हरीश को वहां सोना नजर आ रहा था। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की ठान ली। अब एक इंजीनियर जब किसान बनता है तो उसका पहला कदम क्या होता है? वो प्रॉब्लम को एनालाइज करता है। हरीश सीधे कृषि विभाग गए और अपनी जमीन की मिट्टी की जांच करवाई। सरकारी सलाह वही पारंपरिक थी, बाजरा, मूंग, ग्वार उगाओ। पानी कम लगेगा लेकिन कीमत भी कम मिलेगी और कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। पर हरीश ने इस भेड़चाल में चलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक इंजीनियर की तरह रिसर्च शुरू की, एक ऐसी फसल की तलाश जो रेगिस्तान की मिट्टी से प्यार करे और जिसकी पूरी दुनिया को तलाश हो। और उनकी ये तलाश खत्म हुई दिल्ली के एक एग्रीकल्चर एक्सपो में। उन्हें पता चला बारबी डेनिस मिलर के बारे में। ये कोई ऐसा वैसा एलोवेरा नहीं है, ये एक खास हाई क्वालिटी किस्म है जिसे हांगकांग, ब्राजील और अमेरिका के बड़े बड़े लग्जरी कॉस्मेटिक ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। 80,000। बस इस नंबर को याद रखिएगा, यही वो नंबर है जिससे सब कुछ शुरू हुआ। हरीश ने 80,000 एलोवेरा के पौधों से अपनी यात्रा शुरू की। ये एक बहुत बड़ा दांव था। और नतीजा? अरे रेगिस्तान ने तो जैसे जादू ही कर दिया। सिर्फ 6 महीनों के अंदर वो 80,000 पौधे बढ़कर 7 लाख हो गए। 7 लाख! ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। लेकिन इसी कामयाबी ने एक नया और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, इतना सारा माल आखिर बेचे कहां? और यहीं पर उनकी इंजीनियर वाली सोच काम आई। पहला कदम, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी रेतीली मिट्टी और कम पानी को ही अपनी अनोखी ताकत के तौर पर पहचाना। दूसरा, एक ऐसा बड़ा बाजार ढूंढा जिस पर किसी और की नजर नहीं थी, हाई क्वालिटी एलोवेरा की ग्लोबल डिमांड। और तीसरा, उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और यह साबित कर दिया कि जिसे दुनिया प्रॉब्लम समझ रही थी, वही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज था। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां सब कुछ बदल गया। एक ईमेल और करोड़ों का सौदा। यह दिखाता है कि आज के दौर में कम्युनिकेशन की ताकत आखिर क्या है। सवाल अभी भी वहीं का वहीं था। हरीश के पास 7 लाख पौधे तैयार थे, उनकी मेहनत रंग ला चुकी थी, लेकिन इन्हें खरीदेगा कौन? स्थानीय बाजार में इतनी बड़ी मात्रा के लिए तो कोई खरीदार था ही नहीं। तो जवाब किसी स्थानीय मंडी में नहीं था, जवाब था इंटरनेट पर। एक इंजीनियर ये बात अच्छी तरह जानता था कि आज बाजार किसी एक जगह पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला है। उनकी ऑनलाइन रिसर्च ने
उन्हें भारत में एलोवेरा के सबसे बड़े खरीदार तक पहुंचाया, और वो नाम था पतंजलि। जी हां, हरीश ने अपना लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा था। अब सोचिए, उनके पास कोई बड़ा कनेक्शन नहीं था, कोई सिफारिश नहीं थी। उनके पास था तो सिर्फ आत्मविश्वास और अपनी फसल से जुड़ा डेटा। और बस इसी के दम पर उन्होंने एक प्रोफेशनल ईमेल लिखा। और फिर जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पतंजलि से जवाब आया, एक मीटिंग तय हुई और एक डील साइन हो गई। और उस एक ईमेल का नतीजा जानते हैं क्या था? 2 से 3 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर। जी हां, जिस लड़के के फैसले को लोग पागलपन कह रहे थे, आज उसका कारोबार करोड़ों में पहुंच चुका था। ये एक इंजीनियर की सोच और एक किसान की मेहनत का असली कमाल था। सेक्शन 5, खेत से बैंक तक का नक्शा। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये खेत से बैंक तक का एक पूरा नक्शा है। 2026 के लिए एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। तो हरीश की सफलता का पहला और सबसे बड़ा राज क्या है? उन्होंने सिर्फ कच्चा माल नहीं बेचा, बल्कि एक प्रोडक्ट बेचा। इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। हरीश को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी। उन्होंने देखा कि जो खरीदार उनसे एलोवेरा के पत्ते खरीद रहे थे, वो उसका गूदा या पल्प निकालकर बाजार में कई गुना ज्यादा कीमत पर बेच रहे थे। मतलब असली पैसा तो कोई और कमा रहा था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी। अब वो पत्तों से गूदा खुद निकालने लगे। यानी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के मार्जिन को भी अपनी जेब में डाल लिया। अब इस एक कदम से कितना फर्क पड़ा वो देखिए। जहां कच्चे पत्ते 20 से 30 रुपए किलो बिक रहे थे, वहीं प्रोसेस्ड पल्प की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई। यानी मुनाफा सीधा 3 से 5 गुना बढ़ गया। यही है असली वैल्यू एडिशन की ताकत। उनका दूसरा सबक, और ये बहुत जरूरी है, उन्होंने सिर्फ एक खेत नहीं बनाया, बल्कि एक प्रोफेशनल बिजनेस खड़ा किया। हरीश ने धनदेव ग्लोबल ग्रुप नाम से कंपनी बनाई, जिसका ब्रांड है नेचुरेलो एग्रो। आज वो 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर खेती कर रहे हैं। वो हर 3 महीने में पतंजलि को 125 से 150 टन पल्प सप्लाई करते हैं। और उनका बाजार सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भी है, हांगकांग, ब्राजील, अमेरिका तक। ये एक किसान की नहीं, एक सीईओ की सोच है। और तीसरा राज है पूरे इकोसिस्टम का इस्तेमाल करना। आज के दौर में टेक्नोलॉजी और सरकारी मदद दोनों ही मौजूद हैं। आपको बस उनका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो एक नए जमाने के किसान का टूलकिट कैसा दिखता है? इसमें होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जैसा हरीश ने खरीदार खोजने के लिए इस्तेमाल किया। इसमें होती हैं सरकारी योजनाएं जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या पीएम किसान, जिनसे लोन और सब्सिडी मिलती है। एग्रीटेक्स से एक्सपर्ट की सलाह और ज़रूरी डेटा मिलता है। और ऑर्गेनिक तरीके अपनाने से प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है और प्रीमियम कीमत मिलती है। हरीश ने इन सब का इस्तेमाल किया और आज वो दूसरे किसानों की भी मदद कर रहे हैं। इसीलिए ये सिर्फ हरीश धमदेव की कहानी नहीं है, ये भारतीय कृषि का नया चेहरा है। एक ऐसा चेहरा जो टेक्नोलॉजी से लैस है, जो बिजनेस की समझ रखता है और जो पूरी दुनिया को अपना बाजार मानता है। सेक्शन 6, अब आपकी बारी। तो अब इस कहानी से निकलकर एक सवाल आता है कि इस कहानी का अगला अध्याय क्या है। देखिए, ये कोई एक अकेली सफलता की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े आर्थिक अवसर का हिस्सा है। भारतीय कृषि बाजार $471 बिलियन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक मार्केट हर साल 25% की दर से बढ़ रहा है। और सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, संसाधन मौजूद हैं, बाजार तैयार है और ये अवसर असली है। हरीश धनदेव ने अपनी कहानी खुद लिखी। उन्होंने नौकरी की सुरक्षा को छोड़ा और एक नया रास्ता बनाया। तो सवाल यह है कि किसी भी इंसान की कहानी का अगला अध्याय कौन लिखता है? उसके हालात या उसकी हिम्मत?